सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम एलर्जिक राइनाइटिस और कफ के बाद सीओपीडी के बारे में पढ़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उस वीडियो में इंक्लूड करना भूल गई थी मैं, वो ये कि एलर्जिक राइनाइटिस में जो ड्रग्स यूज़ होते हैं सेम वही ड्रग्स हम कफ के लिए भी यूज़ करते हैं। सो सीओपीडी के बारे में आज हम उसका इंट्रोडक्शन, टाइप्स, पैथोलॉजी, रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं सीओपीडी के, और सीओपीडी और अस्थमा में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इट अफेक्ट्स मोर देन 5% ऑफ द पॉपुलेशन एंड इज एसोसिएटेड विथ हाई मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी एंड इट इज़ द थर्ड रैंक कॉज ऑफ डेथ इन यूनाइटेड स्टेट। ये थर्ड रैंक कॉज ऑफ डेथ है यूनाइटेड स्टेट में, जो कि 1,20,000 से ज़्यादा इंडिविजुअल करता है एवरी ईयर। डेफिनेशन ऑफ सीओपीडी क्या है? ये एक प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल डिजीज़ है जिसको हम परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन से कैरेक्टराइज करते हैं, जो कि यूजुअली प्रोग्रेशन इन्हांस क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स का प्रोग्रेशन होता है, जो कि एयरवेज और लंग्स के लिए नॉक्सियस होता है गैस पार्टिकल के थ्रू। सीओपीडी में आज हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा के बारे में देखेंगे। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है? इट इज़ ए क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ फॉर 3 months इन ईच ऑफ 2 successive year in a patient in whom other causes of chronic cough have been excluded. और एम्फाइसीमा क्या होता है? ये एक एबनॉर्मल और परमानेंट इनलार्जमेंट होता है एयर स्पेसेस का, जो कि मेनली किस वजह से होता है? जो एयर स्पेस की वॉल्स होती हैं उसमें उसके डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जो कि विदाउट ऑब्वियस फाइब्रोसिस की वजह से होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं सीओपीडी के पैथोलॉजी क्या होती है। एयरवेज में सबसे पहले क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की वजह से होगा, इंक्रीज नंबर ऑफ ग्लोबुलेट सेल, म्यूकस ग्लैंड हाइपरप्लेजिया की वजह से होगा, फाइब्रोसिस या एयरवेज की स्मॉल एयरवेज की नैरोइंग हो जाती है या फिर उसका जो नंबर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, एयरवेज कोलैप्स कर जाती है। ये नॉर्मल ब्रोंकाई है, और ये ब्रोंकाइटिस के केस में जो एयरवेज है वो है, देख सकते हैं ये इसमें जो सेकंड वाला फिगर है उसमें जो एयर स्पेस वॉल्स की नैरोइंग हो गई है। अब नेक्स्ट है लंग पैरेन्काइमा। इसमें क्या होता है? जो एम्फाइसीमा है वो जो ब्रोंकियोल के डिस्टल से टर्मिनल स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट करता है, जिसमें कि रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक, एल्वियोलाई, ये सब आ जाएंगे, जिसको हम कलेक्टिवली एसिनस कहते हैं। ये नॉर्मल एसिनस है जिसमें ब्रोंकियोल है, टर्मिनल ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई आता है, जो कि एम्फाइसीमा जिसको अफेक्ट करता है। अब देखते हैं सब टाइप ऑफ एम्फाइसीमा कितने होते हैं। सबसे पहले सेंट्रल लोब्यूलर एम्फाइसीमा, जिसको प्रॉक्सिमल एसिनार भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल का डायलेशन हो जाता है या फिर वो पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन हो जाता है। दूसरा है पैरासिनार एम्फाइसीमा, जो कि इसमें कि एसिनस का या फिर एसिनस के पूरे पार्ट का एनलार्जमेंट हो जाएगा या उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जो कि मेनली स्मोकर्स में या फिर अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। थर्ड है पैरासेप्टल एम्फाइसीमा, जो कि डिस्टल एसिनार होता है। इसमें एल्वियोलर डक्ट और प्रीडोमिनेंट, जो कि एल्वियोलर डक्ट इसमें ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, और प्रॉक्सिमल एसिनार में ब्रोंकियोल्स अफेक्टेड होते हैं। ये एम्फाइसीमा है जिसमें कि एक सेंट्रल लोब्यूलर में प्रॉक्सिमल अफेक्टेड है, फिर बीच वाले में पैरा लोब्यूलर जिसमें कि बीच का पार्ट अफेक्टेड है, और फर्स्ट वन है डिस्टल एसिनार जिसमें कि
डिस्टल पार्ट जो होता है ब्रोंकियोल का वो अफेक्टेड होता है। पल्मोनरी वैस्कुलेचर देखते हैं। अब पल्मोनरी वैस्कुलेचर जो स्मॉल पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं उसमें हाइपोक्सिया की वजह से क्रोनिक वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेजिया स्मूथ मसल्स में डेवलप हो जाता है। अब इसका जेनेटिक फैक्टर क्या है सीओपीडी का? जैसा मैंने बताया था अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी हो जाती है सीओपीडी में, जो कि एक जेनेटिक कंडीशन है। इसमें क्या होता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन नाम का जो प्रोटीन होता है वो प्रॉपर अमाउंट में हमारा बॉडी नहीं बना पाता है, और ये जो होता है हमारे लंग को प्रोटेक्ट करता है ये प्रोटीन। अब सिम्टम क्या क्या है सीओपीडी के? एक डिस्पनिया हो जाएगा, क्रॉनिक कफ दिखेगा, क्रॉनिक स्पूटम प्रोडक्शन होगा पेशेंट की बॉडी में। डिस्पनिया क्या होता है? एक प्रोग्रेसिव परसिस्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिकली वर्स विथ एक्सरसाइज, जो कि बढ़ता है, जितना एक्सरसाइज हम करेंगे उतना ज़्यादा वो बढ़ेगा। दूसरे क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो जाएंगे सीओपीडी के? वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, वेट लॉस होगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होने लगेंगे, जो कि हमें सीओपीडी के केस में देखने को मिलता है। वीजिंग यानी कि सांस लेते टाइम ऐसा लगेगा कि सीटी बज रही है, उसको वीजिंग कहते हैं। ये दो डायग्राम हैं जो कि नॉर्मल चेस्ट और बैरल चेस्ट में डिफरेंस दिखा रहा है। बैरल चेस्ट तब डेवलप होता है जब एम्फाइसीमा के केस में या फिर सीओपीडी केस में जो चेस्ट होता है वो बैरल हो जाता है। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? पहला पैल्पेशन के थ्रू देख सकते हैं, हम पता कर सकते हैं हम सीओपीडी, परकशन के थ्रू पता कर सकते हैं, या फिर एस्कल्टेशन के थ्रू पता कर, जिसमें एस्कल्टेशन में हम प्रोलॉन्ग एक्सपीरेशन बोलेंगे पेशेंट को करने को, और जो रिड्यूस ब्रीथ साउंड आएगा, वीजिंग दिखाई देगा। अब डायग्नोसिस क्या होती है सीओपीडी की, कैसे करेंगे? सिम्टम्स जो होंगे वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, क्रॉनिक कफ और स्पूटम दिखेगा। एक्सपोजर टू रिस्क फैक्टर, मतलब कि अगर रिस्क फैक्टर से ज़्यादा एक्सपोजर में है, जैसे कि वो ज़्यादा टबैको यूज़ कर रहा है, पॉल्यूशन में ज़्यादा है, तो सीओपीडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के एक पेशेंट का एक्सरे है जिसमें कि नो अपरेंट एबनॉर्मेलिटी दिख रही है, और थिकेंड एंड इंक्रीज लंग मार्किंग आर नोटेड, जिसमें कि लंग्स की थिकनिंग हो गई है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में। चेस्ट एक्सरे एम्फाइसीमा का अब देखते हैं। इसमें इंटरकॉस्टल स्पेस जो है वो वाइडन हो गया है, जो लंग पेरिफेरल वेसल्स हैं उनकी वो डिक्रीज हो गई हैं, जिसमें ये एम्फाइसीमा का एक्सरे है। लेबोरेटरी एग्जामिनेशन, जिसमें कि हम ब्लड एग्जामिनेशन या स्पूटम का एग्जामिनेशन करते हैं। अगर ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे तो उस टाइम पे एयरवेज में हमें एक्यूट इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, या फिर ल्यूकोसाइटोसिस भी देखने को मिल सकता है। स्पूटम का एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया देखने को मिलेगा स्पूटम में। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं? प्रिवेंटेड ऑफ फर्दर प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़, डिजीज़ को आगे बढ़ने से प्रिवेंट करके, पल्मोनरी फंक्शन कैपेसिटी को इन्हांस करके, अवॉइडेंस ऑफ एक्सर्वेशन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ की क्वालिटी को बढ़ा के। अब ब्रोंकोडाइलेटर जो कि हम ड्रग है यूज़ करते हैं सीओपीडी में। ब्रोंकोडाइलेटर एक सेंट्रल सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट होता है सीओपीडी का, जो कि लंग के एम्पटिंग को इम्प्रूव करेगा, डायनेमिक हाइपर इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा, और एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। ब्रोंकोडाइलेटर्स के 3 मेजर क्लास होते हैं: बीटा 2 एगोनिस्ट, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट और थियोफाइलिन। बीटा एगोनिस्ट में साल्ब्यूटामॉल और सॉल्मेटेरॉल देंगे, जो एक शॉर्ट एक्टिंग होता है, दूसरा लॉन्ग एक्टिंग। एंटीकोलिनर्जिक में टियोट्रोपियम देंगे। थियोफाइलिन एक वीक ब्रोंकोडाइलेटर होता है। तीसरा है कॉम्बिनेशन थेरेपी। कॉम्बिनेशन थेरेपी में लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट और कॉर्टिकोस्टेरॉइड को एक साथ यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से सीओपीडी का जो सिम्टम होता है वो रिड्यूस होगा, और जो पल्मोनरी फंक्शन है वो भी इम्प्रूव होता है। अब दूसरे ड्रग्स हम यूज़ करते हैं, जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट एजेंट आएगा, म्यूकोलिटिक्स आता है,
ये दोनों ड्रग्स हम COPD के केस में यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट ब्रोंकोडाइलेटर्स। ब्रोंकोडाइलेटर, म्यूकोलिटिक और एंटीऑक्सीडेंट के अलावा हम फॉस्फोडाइस्टर 4 इनहिबिटर भी यूज़ करेंगे, जो कि अगर COPD का बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है पेशेंट में तब हम यूज़ करते हैं, जो कि एक्सजर्वेशन को रिड्यूस करता है। फॉस्फोडाइस्टर में रोफ्ल्यूमिलेस्ट आता है। अदर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होगा, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन देते हैं जो कि सीरियस इलनेस को रिड्यूस करता है। न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन भी रिकमेंड किया जाता है COPD के पेशेंट में, जो और उन पेशेंट में रिकमेंड करेंगे जब पेशेंट 65 ईयर्स के अबव है। फिर ऑक्सीजन थेरेपी भी देते हैं COPD के केस में, एक दिन में 15 आवर पर डे। लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी इम्प्रूव करता है एक्सरसाइज को, स्लीप को, कॉग्निशन परफॉर्मेंस को, सर्वाइवल रेट को और रेस्पिरेटरी फेल्योर होने से बचाता है ऑक्सीजन थेरेपी। अदर ट्रीटमेंट में क्या हो जाएगा, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, न्यूट्रिशन, सर्जरी भी करते हैं हम COPD के केस में, जैसे कि बुलेक्टॉमी, लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी या लंग का ट्रांसप्लांटेशन भी होता है अगर सीवियर केस है COPD का। तब स्मोकिंग सेसेशन के थ्रू भी हम जो COPD को मैनेज कर सकते हैं। इसमें जो पेशेंट है उसको हम निकोटीन और इन सब चीज़ों से दूर रहने को कहेंगे, जिसकी वजह से जो COPD का उसका कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सके। स्मोकिंग सेसेशन के लिए हम निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी करते हैं, जिसमें कि हम पेशेंट को सबलिंगुअल टैबलेट, लोजेंजेस, निकोटीन गम, इन्हेलर, नेजल स्प्रे, ट्रांसडर्मल पैचेस देते हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो उसको रिलायबल होता है स्मोकिंग के लिए, जो स्मोकिंग ज़्यादा दिन से नहीं करता है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है COPD के कॉम्बॉर्बिडाइट्स। COPD होने की वजह से जो पेशेंट है COPD को, उनमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, ऑस्टियोपोरोसिस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये सब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। थैंक यू।